बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली क्वेश्चन है कि प्रूव दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑलवेज डिफरेंट डायरेक्शन। यानी एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिस डायरेक्शन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही होती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो वेक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर, उनकी डायरेक्शन कभी भी उस डायरेक्शन को नहीं होगी जिस डायरेक्शन को जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जा रही है। ये हमने साबित करना है। अब इसको आसान तरीके से कुछ इस तरह से ही पूछा जा सकता है। अगर फ़र्ज़ किया मैं ये वेव फंक्शन ले लूँ, जनरल लिखने के लिए यहाँ यूनिट वेक्टर आ गया, ये ई नॉट आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम। ये एम्पलीट्यूड आ गया और ये हमारे पास फंक्शन आ गया। ये जी मेंशन कर रहा है कि वेव किस साइड को जा रही है। ये वेव जा रही है अलोंग जी एक्सिस। तो हमारे पास जो जी कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो कभी भी जेड डायरेक्शन यानी जी डायरेक्शन की तरफ नहीं आएगा, उसका आंसर हमेशा ज़ीरो होगा। यही हमने साबित करना है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हैं वो कभी भी उस डायरेक्शन को नहीं आएंगे जिस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मूव कर रही है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, ताकि हमें ये कंसेप्ट को समझना आसान हो जाए, तभी हम इस टॉपिक को डिटेल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशन है जिसको गुजरने के लिए किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लाइट जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी रेडिएशंस है जिसमें बेसिकली 7 कलर्स 7 हमारे पास पार्ट्स होते हैं, जो बेसिकली स्पेक्ट्रम कहलाता है। और उस स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास 7 तरह का कम्बिनेशन पाया जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब बेसिकली गुच्छा होता है कि हमारे पास कोई रेडिएशंस हैं वो इकट्ठी हो गई है, वो उनका गुच्छा है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है, जो कि स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब कौन कौन सी है जी रेडिएशन, ये वर्ड आपने याद रख लेना है। एक RMIVUXG, RMIVUXG, ये टोटल 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। इनको आपने याद करना है और इसी तरतीब से याद करना है, तो आपका स्पेक्ट्रम जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, ये सारा स्पेक्ट्रम है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। रेडिएशन किसी भी टाइप की होगी, इन्हीं में से कोई एक होगी। अब वो बाद की बात हम डिस्कस करेंगे, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, कलर के पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रीफ ये बताना था कि ये स्पेक्ट्रम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होती है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जिन रेडिएशंस के अंदर मौजूद है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम देते हैं। अब इसके लिए ज़रा ग्राफ को आपने ज़रा गौर से समझना है। ये मैंने 3 एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ये वाली जो लाइन है इसको हम नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस, और ये लाइन जो है ये है हमारे पास वाई एक्सिस। और ये जो लाइन है, क्योंकि ये प्लेन है मेरे पास, यहाँ पर हम स्पेस में जी को ड्रा करते हैं, तो ये इस साइड को मैंने जी एक्सिस जो है फर्जी तौर पे ड्रा कर लिया है। अब हमने ये कंसीडर करना है कि हमारी जो वेव है वो वाई डायरेक्शन में जा रही है। आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेडिएशन इस डायरेक्शन को प्रोपेगेट कर रही है, वाई की तरफ मैंने यहाँ बनाई। तो डायरेक्शन ऑफ वेव जो है ये अलोंग वाई एक्सिस है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आएगा या मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर आएगा वो कभी भी वाई के अलोंग नहीं होगा। यानी जिस तरफ रेडिएशन जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर कभी भी उस डायरेक्शन को नहीं आएगा जिस डायरेक्शन को वेव जो है वो जा रही है, हरकत कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। सो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन जो है ये वाई की तरफ आ गई। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर मान लिया वो एक्स की तरफ आ जाएगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्स की तरफ नहीं होगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड जी के अलोंग चली जाएगी।
और अगर हम ये कह दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जी के अलॉन्ग है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर किसके अलॉन्ग आ जाएगी, एक्स के अलॉन्ग आ जाएगी। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगी, ये हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इसके ये मतलब हुआ कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड वो, ये तीनों बेसिकली क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होते हैं। ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसे मैं नाम दे देता हूं वेव, इसे मैं कह देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आ जाएगी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों का आपस में एंगल जो है वो 90 रहता है। इसे हम कुछ इस अंदाज से भी समझ सकते हैं कि ये फ़र्ज़ किया हमारे पास डायरेक्शन है जी वेव की, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इसको यहाँ पे बताने का मकसद क्या है। जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनका जो ताल्लुक है वो बेसिकली रेडिएशंस के साथ है। जितना भी हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं क्या टेलीकम्युनिकेशन के लिए, उनमें रेडिएशंस ही इस्तेमाल होती हैं, और रेडिएशंस जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसका बेसिक फिनोमिना मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं। इसलिए रेडिएशंस के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन की तरफ, जिसको हमने यहाँ पे आज प्रूव करना है। तो उसके लिए देखें, मैंने यहाँ पर एक वेव फंक्शन लिख लिया, और वो वेव फंक्शन क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने वेव फंक्शन लिखा है कि हमारे पास एन एक यूनिट वेक्टर है, ई नॉट उसकी एम्पलीट्यूड है, और ये ई जो है उसके ऊपर पावर, ये समथिंग आपको पता है ये रेफर कर रहा होता है वेव की डायरेक्शन वगैरह को। अब इसमें को हमने जनरल करना है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी एक डायरेक्शन को नहीं हो सकती, एक्स में, वाई में, जी में, किसी भी डायरेक्शन को हो सकती है। तो इसलिए हम इसको जनरल करने के लिए कुछ इस अंदाज से लिख लेते हैं। एन की जगह हम लिखते हैं ए एक्स, और ई नॉट की जगह लिखते हैं ई नॉट एक्स, या सिर्फ ई एक्स लिख लें, और ये आ जाए हमारे पास ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। इसी तरह से दूसरा जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास वो वाई होता है, तो ए वाई आ गया, ई नॉट वाई आ गया, ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी आ गया, प्लस अब एन की जगह क्या आ गया, ए जी, ई नॉट जी कह लें या ई जी कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। अब ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये था जनरल फॉर्म में। हमने अब जो कैलकुलेशन करनी है वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, जनरल फॉर्म से नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है जनरल फॉर्म और इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने अब जो कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हमने ईजी साबित करना है कि ज़ीरो है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं। ईजी ज़ीरो साबित करने का ये मतलब होगा कि हमारी जो वेव है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये किस तरफ जा रही है, हमारी वेव जा रही है जी डायरेक्शन को, जेड के अलॉन्ग हमारी वेव जो है वो मूव कर रही है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वो कभी भी जेड डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में प्रोपेगेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ई जी को ज़ीरो कहा गया है। अगर बी जी को ज़ीरो कहा जाए तो आपने क्या करना है, सिर्फ ई को और बी के साथ रिप्लेस कर देना है, और इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सारी कैलकुलेशन, सारा कुछ यहाँ पर सेम होगा। अब हमने ये जनरल फार्मूले को स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें एक्स, वाई और जी हमने तीनों चीज़ें मेंशन की हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे डाइवर्जेंस अप्लाई कर देते हैं। टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड। तो जब डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे, देखिए ये आपके पास लेफ्ट साइड है, तो ये आ जाएगा डेल डॉट ई, और इधर हमने डेल डॉट, और ये पूरी वैल्यू आपको यहाँ पे कोट करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा ए एक्स, यूनिट वेक्टर होता है ये। इसको मैं ई नॉट की बजाय सिंपल ई एक्स लिख लेता हूँ, ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, प्लस ए वाई, ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, प्लस ए जी, ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा
टी। तो ये देखें मैंने सिंपली ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर लिखी, उसके साथ डाइवर्जेंस अप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, डेल की वैल्यू अप्लाई करनी है। अब मैक्सवेल इक्वेशन हम जानते हैं, जब फ्री स्पेस की बात कर रहे होते हैं तो फ्री स्पेस में डेल डॉट ई किसके बराबर है, डेल डॉट ई जीरो के बराबर हमारे पास निकल के आ जाता है। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर हमारे पास पहले ही क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इस साइड को हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल की वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो डेल की वैल्यू क्या है जी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, आई लिखते हैं लेकिन यूनिट वेक्टर हमने ए एक्स यूज किया है तो ये ए एक्स यूनिट वेक्टर, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और यहाँ पर ए वाई यूनिट वेक्टर, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी और ये ए जी यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये हमारे पास डेल की वैल्यू आ गई। अब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, डॉट प्रोडक्ट, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा ए एक्स यूनिट वेक्टर ई एक्स ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। इसी तरह से हमारे पास प्लस ए वाई ई वाई स्मॉल ई इसकी पावर के जी माइनस ओमेगा टी, प्लस ए जी ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो ये हमने डेल की वैल्यू लिखी और ऊपर से वैल्यू जो है एज इट इज़ नीचे उतार ली। अब ये आपके पास जीरो के इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से मल्टीप्लाई, के को के से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर बात को गौर कीजिएगा, यहाँ पर आई जे के नहीं है। मैंने कल बताया था आपको, आई जे के की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम ए एक्स ए वाई और ए जी। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, ए एक्स वाले को ए एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई, ए वाई वाले को ए वाले के साथ और ए जी वाले को ए जी वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और ये ई एक्स ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, प्लस इसका अब इसके साथ वाई वाले के साथ देखें तो ये आ जाएगा वाई पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और ये ई वाई ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो वाई वाले का वाई के साथ लिख लिया, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। ये हमने हर एक के पास जो उसका रिस्पेक्टिव कंपोनेंट बनता था वो लिख लिया। अब ए डॉट ये हमने याद रखनी है बात, ए एक्स डॉट ए एक्स ये 1 के बराबर है। इसी तरह से ए वाई डॉट ए वाई ये 1 के बराबर है। ए जी डॉट ए जी इज इक्वल टू 1। तो ये लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास इधर आ गया 0। अब यहाँ पर जरा गौर करें, वेव किस साइड को जा रही है, वेव हमारी मूव कर रही है अलोंग जी डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो जी है और हमने जब वेरिएबल z की बात करनी है तो z का डेरिवेटिव z के हिसाब से 1 होगा, बाकी सब के हिसाब से 0 हो जाएगा, क्योंकि बाकियों के लिए z एक कांस्टेंट के तौर पे डील किया जा रहा है। तो यहाँ पर z है और यहाँ पर x है। सो जब इनका आपस में z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाता है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, प्लस अब आ गई बात इस तरफ। यहाँ पर भी देखें ये z है और ये y है। जब z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो z y के लिए ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0, प्लस अब यहां पर देखें ई जी है कांस्टेंट क्योंकि ये एम्पलीट्यूड आपको पता है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है z के लिहाज से। अब यहां पर ये कांस्टेंट की तरह डील नहीं करेगा, ये वेरिएबल की तरह डील करेगा। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, किस तरह से लेंगे, ये पूरा फंक्शन एज इट इज लिख लेते हैं, ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी और ई की पावर, ई को छोड़ के जो पावर है ना उसकी, सिर्फ उसका डेरिवेटिव। तो क्या बचेगा यहाँ पर आयोटा, क्या बचेगा यहाँ पर के और जी का हो जाएगा 1। तो ये हमने डिफरेंशियल ले लिया इस पूरे का। अब इसको अगर हम सिंपल करें तो हमारे पास जो आंसर बचेगा, इधर क्या बच गया, लेफ्ट साइड पे 0, ये 0 प्लस 0 खत्म हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल आ गया ई जी आयोटा के और साथ में ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। अब हम जब लेफ्ट साइड और राइट साइड का आपस में कंपैरिजन करते हैं
तो ये फैक्टर पूरे का पूरा ज़ीरो हो रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा ये पूरा फैक्टर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। सो हम लिखेंगे यहाँ पर आयोटा एंड के ये कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकते, यानी ना तो आयोटा ज़ीरो के बराबर हो सकता है, ना के ज़ीरो के बराबर हो सकता है, और ना ही ई की पावर के जी माइनस ओमेगा टी ये कभी भी ज़ीरो के बराबर हो सकता है। वजह, अगर ये ज़ीरो हो गया तो वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये वेव नंबर है जो कि पॉसिबल नहीं है कि ये ज़ीरो हो, और आयोटा आपको पता है -1 के बराबर है, सो ये भी ज़ीरो नहीं। अब इस पूरे को हमने ज़ीरो करना है, इसको ज़ीरो करने के लिए हमें कोई एक वैल्यू तो ज़ीरो करनी होगी, तो यहाँ पर जो ज़ीरो करने वाली वैल्यू है वो सिर्फ यही है, ई जी किसके बराबर आ गया जी, ज़ीरो। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर है वो कभी भी अलोंग जी डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक्स को अलोंग हो सकता है, वाई के अलोंग हो सकता है, लेकिन कभी भी वो जी के अलोंग नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव आपने ये करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का बी जी डायरेक्शन है वो जीरो के बराबर है, तो क्या करेंगे हम, तो यहां पर आपने सिंपल इसी कैलकुलेशन में जहां जहां ई नजर आ रहा है आपने ई को सिंपली बी से रिप्लेस कर देना है। सब्सक्रिप्ट में जो कुछ है वो भी वैसे लगाना है, बाकी हर चीज़ आपने एज इट इज़ लगानी है, लेकिन ई की जगह आपने यहाँ पर बी लगा देना है। और ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये काम करना आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर काम किया जाएगा वो है एक असाइनमेंट जो सर ने हमें दी है। अब उस असाइनमेंट की तरफ आते हैं। अब वो असाइनमेंट क्या है, वो असाइनमेंट है कि हमारे पास वेव जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस। तो वेव किस तरफ जा रही है जी, हमारे पास वेव हमारे पास जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस। अब जब वेव अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है तो आपको पता होना चाहिए उसका एक्स कंपोनेंट लाजमी तौर पे किसके बराबर आएगा, डेफिनेटली ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। यही प्रूव करना है। तो ये एक असाइनमेंट है छोटी सी, इसको भी हम देख लेते हैं। अब इसके लिए भी फिर उसी तरह से आपने क्या करना है, एक जनरल पहले लिखें वेव फंक्शन, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ। तो हमारे पास जब जनरल हम लिखते हैं तो ई वेक्टर हमारे पास आ जाता है जी एन यूनिट वेक्टर, ई नॉट ई की पावर आयोटा। अब के जी नहीं हम लिखेंगे, यहाँ पर एक्स लिखेंगे, के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये शो कर रहा है कि हमारी वेव किस तरफ को जा रही है, हमारी वेव जो है ये एक्स डायरेक्शन को जा रही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको लिखिए जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ई वेक्टर जो है किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ए एक्स, और ये ई नॉट की बजाय हम क्या लिख देंगे ई एक्स, और ई आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, प्लस ए वाई ई वाई ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, प्लस ए जी ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ तक हमने जनरल वेव फंक्शन को स्टैंडर्ड वेव फंक्शन के अंदर लिख लिया। अब क्या करना है हमने, अब हमने डेल अप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड। तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल डॉट ई, जब डाइवर्जेंस लेंगे इधर भी हमने डाइवर्जेंस डेल डॉट, ये सारी वैल्यू आपने एज इट इज़ यहाँ पर कोट कर देनी है। अब डेल की वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, यूनिट वेक्टर ए एक्स यूज़ किया है तो ए एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ये ए वाई, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी ये ए जी। तो ये हमने डेल की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर ये वेव फंक्शन दोबारा रिपीट करें आप, ये सारे का सारा ऐसे ही आपने यहाँ पर कोट कर देना है ये वाली वैल्यू को। अब डेल डॉट ई किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन ये तो हो गया ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, इधर ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स वाले को एक्स वाले से मल्टीप्लाई, वाई वाले को वाई वाले से, जे वाले को जे वाले से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पर ए एक्स है तो ये आ जाएगा हमारे पास ई एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस
ओमेगा टी। सो लेफ्ट साइड पे 0। तो अब हमारे पास देखें ये x के अकॉर्डिंग किसका डेरिवेटिव, y, x का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू y, तो ये क्या कंसीडर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। सेम x का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू y कांस्टेंट कंसीडर होगा x z के लिए, सो ये 0। इसकी तरफ आ जाए, ई एक्स एक कांस्टेंट है, इसे शुरू में लिख लिया। अब ये ई आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको एज इट इज लिख दिया हमने। अब इस वाले का हमने डिफरेंशियल लेना है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या बच के आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बच के आ जाएगा आयोटा और के, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से 1 हो गया। अब ये 0 होकर ख़त्म हो गया, तो इस तरफ क्या बच गया 0, और इधर हमारे पास क्या आ गया ई एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था। सो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक बेसिक फिनोमिना आपको आना चाहिए, मैक्सवेल जनरल आपने अप्लाई करनी है, जिससे आपकी डेरिवेशन सिंपल हो जाएगी। अब आपको एक असाइनमेंट है जी, ये आपने खुद अपने तौर पे करनी है, और वो असाइनमेंट ये है कि आपने प्रूव करना है बी वाई इज इक्वल टू 0 जब आपके पास जो वेव है वो जा रही हो अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं करना, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड को करना है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, खुद कीजिए। आपको टॉपिक समझ आ गई है तो ये काम करना आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं बी के लिए वेव फंक्शन आपको लिख के दे देता हूँ जनरल फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में, ताकि आपको करना ज़रा थोड़ा सा आसान हो जाए, ईजी हो जाए। सो मैग्नेटिक फील्ड बी हमारे पास है। सेम उसी तरह से एन यूनिट वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा बी नॉट ई की पावर आयोटा के, वाई की तरफ जाना है वाई माइनस ओमेगा टी। तो ये है बेसिकली वेव फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू वेव मूव इन वाई डायरेक्शन। जब वेव हमारी वाई डायरेक्शन को मूव कर रही है, ये उसके लिए है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास निकल के आ जाएगी बी वेक्टर ऐसे ही ए एक्स यूनिट वेक्टर, और इधर आ जाएगा बी नॉट वो एक्स या बी एक्स लिख लें सिर्फ, आयोटा के वाई माइनस ओमेगा टी प्लस ए वाई बी नॉट वाई ई की आयोटा के वाई माइनस ओमेगा टी प्लस ए जी बी नॉट जी ई की आयोटा के वाई माइनस ओमेगा टी। सो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड की। आपने सिंपली क्या अप्लाई करना है, दोनों साइडों पे डाइवर्जेंस अप्लाई करना है, तो आपके पास बिल्कुल आसानी के साथ, जैसे ई एक्स हमने 0 किया क्योंकि वेव एक्स की तरफ जा रही थी, यहाँ वेव वाई की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए आपके पास यहाँ पर सिंपली ये आंसर जो है खुद ब खुद बन के आ जाएगा, और वो है बी वाई इज इक्वल टू 0। यानी अगर वेव वाई डायरेक्शन को जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है वो कभी भी वाई डायरेक्शन को एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था, जिसको मैंने बहुत डिटेल के साथ अपनी तरफ से बहुत डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई होगी।